अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस। तो इसमें हम जो इसके रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस के काजेज़ क्या हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस किस तरह करेंगे और इसकी मैनेजमेंट किस तरह से हम करेंगे, वो हम इसमें तफसील से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। दो टाइप्स की होती है, रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस, दूसरी ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या है? ये एक एज रिलेटेड डीजनरेटिव प्रोसेस है, जबकि जो रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून मेडिएटेड प्रोसेस है, जिसमें जो जॉइंट्स के साइनोवियल सेल्स होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं और उसको जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो मोस्टली जो रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस है उसमें स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिस्ट जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। इसी तरह जो फुट के जॉइंट्स है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, और साथ साथ जॉइंट्स के अलावा जो इसकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, उसमें स्किन इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस है उसके मेन दो काजेज़ हैं, एक तो इसका जेनेटिक काज है, दूसरा इसका इन्वायरमेंटल काज। तो ज़्यादातर रोल इसका जेनेटिक काज का है, जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इन्वॉल्व है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR1, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4। तो प्रोसेस एक्चुअली होता ये है कि जो नॉर्मल जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में उनकी सिट्रुलिनेशन होती है, और जब प्रोटीन सिट्रुलिनेटेड होते हैं तो फिर जाके वो इम्यूनोजेनिक बन जाते हैं। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के अलावा इसमें जो CD4+ T हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आगे जाके इंटरफेरॉन गामा को एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। यहीं CD4+ T हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 17 को एक्टिवेट करते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स आगे जाके एक्टिवेट हो रहे होते हैं। और रैंक लाइगेंड जब एक्टिवेट करते हैं तो जो बॉडी के जो कुछ सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो कि जिनका काम होता है सेल्स की डिस्ट्रक्शन करना। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट है, उसमें जो रैंक लाइगेंड का रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद होता है। जब उस रिसेप्टर से जाकर रैंक लाइगेंड बाइंड होता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और सेल की वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है। इसी तरह TNF और इंटरल्यूकिन 1 भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर बी सेल्स की हम बात करते हैं तो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो है एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़। जैसे कि हमने पहले कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स है उसकी सिट्रुलिनेशन होती है। जब सिट्रुलिनेटेड जो प्रोटीन्स आते हैं और तो उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बन रही होती है, और ये जो एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ है इनका आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके जो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा होता है, अगर उसकी बात करें तो जो साइनोवियल सेल्स है वो वहाँ पर मुकम्मल डिस्ट्रॉय होते हैं। उसमें जो वेस्कुलरिटी है वो बढ़ जाती है। वेस्कुलरिटी जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आ रहे होते हैं। इस तरह ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वहाँ पर चल रही होती है। इसके नतीजे में जो साइनोवियम है वो इन्फ्लेम्ड होता है, उसको हम पेनस कहते हैं। तो ये थी कुछ इसकी बेसिक चीज़ें। अगर हम बात करें कि जो रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस का पेशेंट किन किन फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा, तो वो मोस्टली कहेगा कि मॉर्निंग जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जॉइंट्स पे शदीद किस्म का दर्द होता है, और ये दर्द तकरीबन 1-2 घंटे तक रहता है। उसके बाद जब मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ तो वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होता है, ठीक हो जाता है। तो मेन इसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस की। पेन होती है, जॉइंट स्वेलिंग होती है, और जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो फिंगर्स होती है वो बाहर की तरफ अल्नर डिविएशन इनकी होती है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और साथ में जेड डिफॉर्मिटी ऑफ थंब भी हो सकती है। अगर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स की बात करें तो एनोरेक्सिया है, उसका वेट लॉस होगा, फटीग होगी, ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ पर होगा, और फेल्टी सिंड्रोम। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस की, जिसमें स्प्लीनोमेगाली होती है, न्यूट्रोपीनिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होता है। तो इन फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें इसके सिनेरियो में आ जाएगा कि पेशेंट था वो कहेगा कि मैं सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे जोड़ों में शदीद दर्द रहता है, और ये 1-2 घंटे तक दर्द कंटिन्यू रहता है। उसके बाद मैं चलता हूँ, आगे कुछ एक्टिविटी करता हूँ तो ये दर्द ख़त्म होता है। तो ये इसकी मेन प्रेजेंटेशन होती है रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस की। इन्वेस्टिगेशन की बात अगर हम कर देंगे तो जो 70% ऑफ पेशेंट्स रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस है उसमें एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, और ये जो एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ है वो हाईली स्पेसिफिक है रिहेमेटॉयड अर्थराइटिस की एज़ कम्पेयर टू रिहेमेटॉयड फैक्टर।
तो जो रूमेटॉइड फैक्टर है ये भी 70% पेशेंट्स में होता है, लेकिन ये लेस स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़। और अगर हम इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसका प्लेन एक्सरे करेंगे हैंड्स, रिस्ट और फीट वगैरह की। और इसके अब यहाँ पर एमआरआई हम मोस्टली करते हैं, एडवांस्ड केसेस में हम एमआरआई करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है एमआरआई करने का, वो एक्चुअली ये है कि जो एक्सरे है उसमें इतनी जल्दी उसके मतलब जो आउटकम है पता नहीं चलता है कि जो बोनी इरोजन्स होती हैं वो बहुत ही लेट हमें पता चलता है। तो अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस करना है तो हम उसका एमआरआई रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। फर्दर हम मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो जो पेन है उसको हमने सेटल डाउन करना है। उसके बाद फिर आगे जाके जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, उसको हमने सेटल डाउन करने के लिए हम स्टेरॉइड्स इसके लिए दे सकते हैं। और साथ में इसकी जो ट्रिपल थेरेपी इसकी मैनेजमेंट में देते हैं, जिसमें मेथोट्रेक्सेट है, सल्फासेलाजिन है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और इसके साथ साथ डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रियूमेटिक ड्रग्स हम इसमें दे रहे होते हैं। तो जिसमें TNF अल्फ़ा इसमें आ रहा होता है। और इसके साथ साथ हमने इसको फोलिक एसिड भी देना है। तो यहाँ पर रीज़न बनता है कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हम फोलिक एसिड क्यों दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये होता है कि इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें मेथोट्रेक्सेट इसमें इन्वॉल्व है। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं उनके लिए उनकी जो फोलिक एसिड उनके रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल्स है उसके लिए फोलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। और मेथोट्रेक्सेट क्या है, वो इनकी जो रैपिड डिवीज़न होती है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए मेडिसिन में इसकी फोलिक एसिड भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। और जो लास्ट इसकी जो ट्रीटमेंट है वो साइनोफेक्टमी। तो ये एक सिंपल टॉपिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का था, जिसमें हमने इसका जो बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या है और फर्दर इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।